134 पेज नंबर निकालेंगे, 134 पेज नंबर। कितना टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, उसकी थ्योरी और एमसीक्यू कवर कर रहे हैं जी आज, नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे। 134 पेज पे थ्योरी। पहला क्वेश्चन लिखा है जी, व्हाट इज मेंट बाय इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। मतलब एमसीक्यू में कैसा क्वेश्चन आएगा कि जो आंसर है वो क्वेश्चन लिखा होगा और जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन में मिलेगा। जो आंसर है वो क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा, कि कुछ भी मीनिंग लिखा होगा कि ऐसे ऐसे शेयर इशू हो रहे हैं, बदले में पैसा नहीं मिल रहा, कुछ और मिल रहा है, तो बताओ ये क्या। चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे। पढ़ते हैं आंसर। व्हेन द कंपनी परचेजेस सम असेट्स, या फिर सर्विसेज, या फिर एक बिजनेस। तीन चीजें हो गई। एसेट भी खरीद रहे हैं, हमने क्वेश्चन किए हैं जी, एसेट खरीद देंगे, मशीन खरीद देंगे, बिल्डिंग खरीद देंगे। सर्विस वाले एग्जांपल भी करे हैं सर, अंडरराइटर को की सर्विस ली, उसके बदले में शेयर इशू करे। और हमने रनिंग बिजनेस के एग्जांपल भी देखे हैं, असेट्स ले ली बहुत सारी, लायबिलिटी ले ली बहुत सारी। इंस्टेड ऑफ मेकिंग द पेमेंट टू सप्लायर और वेंडर इन कैश, पैसे ना दे करके इट इश्यूज इट्स शेयर्स। तो इसी टॉपिक को कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। सेम टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर डिबेंचर्स में भी है। Second question, preliminary expenses, those expenses which are incurred for the incorporation of a company। ध्यान से देखिए सर, बिजनेस स्टार्ट कर दिया 1 जुलाई 2021 को मान लीजिए, और इसको रजिस्ट्रेशन कराने में 1 महीना लग गया। उस 1 महीने के बीच में कुछ ना कुछ तो खर्चा हुआ होगा। कंपनी रजिस्टर करना ऐसा नहीं कि मैं आज गया और रजिस्ट्रेशन करा करके आ गया कंपनी का, प्रोसीजर लंबा प्रोसीजर है, सब कुछ चेक किया जाता है, फिर पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होना है इसके अंदर, इसलिए बहुत सारे पैरामीटर से गुजर करके तब हमें इसकी अथॉरिटी मिलेगी कम शेयर से कंपनी ओपन करने। तो कंपनी जिस दिन उससे ओपन हुई है उस दिन से जो पहले के जो खर्चे हैं उसको भी तो रिकॉर्ड करना है हमें, वो है तो कंपनी के। लेकिन सर बैक डेट में कैसे रिकॉर्ड कर लो, ये तो इलीगल हो जाएगा। जो भी एंट्रीज करनी होती है मैं सेम डेट पे करनी होती है, वो 2 अगस्त के खर्चे 2 अगस्त को रिकॉर्ड करूंगा, 1 अगस्त को रिकॉर्ड करूंगा, जुलाई के खर्चे अगस्त में कैसे रिकॉर्ड करूं, इन खर्चे जुलाई के रिकॉर्ड करने हैं, तो जुलाई के सारे खर्चे मैं 1 अगस्त को रिकॉर्ड करूंगा इस नाम से प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्लियर हो गई बात। बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन मींस रजिस्ट्रेशन। आप इनकॉर्पोरेशन को अंडरलाइन करके रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, वहां पर ध्यान रहेगा। इनकॉर्पोरेशन का सिनोनिम है रजिस्ट्रेशन। पढ़ेंगे आगे। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स। डिस्कस किया था जी हमने, इनको 2 चीज प्रेफरेंस दे दी हमने कि भैया डिविडेंड तुम्हें इक्विटी से पहले मिलेगा, और जब कंपनी बंद हो जाएगी तो इक्विटी से पहले तुम्हें पहले वापस करेंगे पैसा। तो 2 चीज प्रेफरेंस थी। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच कैरी फॉलोइंग 2 राइट्स इन प्रेफरेंस टू इक्विटी। इक्विटी के प्रेफरेंस में 2 राइट्स हैं। पहला डिविडेंड मिलेगा पहले उसको फिक्स रेट से, दूसरा जब कंपनी वाइंड अप मींस क्लोज, वाइंड अप को अंडरलाइन करके लिखना, लिक्विडेट सिनोनिम है, वाइंड अप को अंडरलाइन करना, लिक्विडेट ओब्लिक क्लोज। कंपनी बंद होना, लिक्विडेट होना, वाइंड अप होना, सब सिनोनिम है सर, मीनिंग सबका सेम है। तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, पैसा वापस किया जाए कंपनी के बंद होने पर प्रेफरेंस वालों को पहले एज कंपेयर टू। ध्यान रहेगा। यस सर। आगे फोर्थ क्वेश्चन, यहां पे चेयर्स में बहुत सारी वर्ड्स हैं। फोर्थ क्वेश्चन जी, ऑथराइज्ड कैपिटल किसे कहते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल किसे कहते हैं। यूज किया हुआ है हमने वर्ड। यस सर। जब नोट्स अकाउंट्स बनाते हैं तो शेयर में सबसे पहले ये लिखते हैं, फिर कैपिटल में सबसे पहले ये लिखते हैं। यस सर। क्वेश्चन में दे रखा हो तो लिख देते हैं, वरना ब्लैंक छोड़ देते हैं, डैश छोड़ देते हैं, लेकिन लिखते जरूर है। ऑथराइज्ड के देखो 3 नाम हो गए, ऑथराइज्ड, नॉमिनल और रजिस्टर्ड। एक ही चीज के 3 नाम। means maximum amount of share capital which a company can raise, maximum इतनी कैपिटल कंपनी रेज कर सकती है। इससे ज्यादा रेज करना हो तो पहले इसको अपडेट करना पड़ेगा। It is stated in the memorandum of association of the company, MOA। ये कंपनी की बुक है। यस सर। उस बुक के अंदर मेंशन होगा, किसी को इन्वेस्टर को अगर नॉलेज लेनी हो किसी कंपनी का तो यहाँ पे पढ़ सकता है इस कंपनी की इंफॉर्मेशन क्या है, कितनी ऑथराइज्ड है।
एमओए के अंदर इसके मेंशन किया जाता है कि कितनी हमारी मैक्सिमम कैपिटल, मतलब सर मैक्सिमम कैपिटल अगर बढ़वाएंगे तो हमें अपना एमओए भी अपडेट करना पड़ेगा, उसको भी अपडेट किया जाएगा। सही है। फिर क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट इज रिजर्व कैपिटल, इसको इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, ध्यान से देखें बोर्ड पर। कंपनी 1 करोड़ शेयर इश्यू कर 10 रुपए का है, 10 करोड़ रुपए कंपनी के पास आ गए, ये एसेट है और ये लायबिलिटी। 10 करोड़ रुपए कंपनी के अंदर है, अभी बिजनेस अपना आगे ग्रो कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है। 10 करोड़ रुपए का लोन भी ले लिया, अब एसेट्स 20 करोड़ रुपए की हो गई और लोन 10 करोड़ का है, कैपिटल 10 करोड़ रुपए की है। अगर ये कंपनी का पैसा लॉस हो जाता है, पैसा मर जाता है, मान लीजिए 20 करोड़ रुपए डूब करके मान लो 5 करोड़ रुपए रह गए, तो 5 करोड़ रुपए लोन वालों को दिया जाएगा, है ना, इनको नहीं दिया जाएगा, और इनके बाकी जो 5 करोड़ रह गए वो पैसे मर जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट लिमिटेड लायबिलिटी का। 10-20 करोड़ रुपए की एसेट है और ये मान लीजिए सारी डूब गई, जल गई, उसमें सिर्फ 5 करोड़ की वैल्यू निकली, तो 5 करोड़ रुपए लोन वालों को दिए जाएंगे, इनको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, उनके जो बैलेंस 5 करोड़ रुपए रह गए वो मर गए। ये कॉन्सेप्ट है लिमिटेड लायबिलिटी का। यस सर। क्लियर है बात? अच्छा सुनिए, अब ऐसे में ध्यान से सुनना, कंपनी वाले क्या सोच रहे हैं कि यार अगर कंपनी डूब गई उस टाइम सबसे ज्यादा पैसों की नीड होती है, अगर हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर लें उस टाइम अगर हमारे पास फाइनेंशियल असिस्टेंस आ जाए कहीं से, तो हमारी कंपनी बिल्कुल सेफ एंड साउंड हो जाएगी। उसको सेव करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखो। कंपनी क्या करती है, 2 करोड़ शेयर इशू कर रही है, 10 रुपए की बजाय अभी सिर्फ 5 मंगा रही, मतलब 5 आउट ऑफ 10। सुनना ध्यान से, कंपनी ने क्या करा कि 1 करोड़ शेयर इशू करने की बजाय 2 करोड़ शेयर इशू करे, 10 रुपए का एक है, टोटल 20 करोड़ रुपए आ सकते हैं कंपनी के पास। लेकिन 10 की बजाय उसने सिर्फ 5 रुपए ही मंगाए पर शेयर, तो कंपनी के पास कितने रुपए आ गए, बेसिकली 10 करोड़ रुपए आ गए। उतने ही चाहिए थे, उतने ही चाहिए थे। 10 करोड़ शेयर से आ गए, 10 करोड़ लोन से आ गए, टोटल 20 करोड़ रुपए आ गए। बिजनेस अभी पैसा तो नहीं है, बिजनेस चल रहा है अच्छा खासा, बाई चांस कंपनी डूबने लग जाए तो इन लोगों से हम ये 5 रुपए जो बैलेंस रह के मंगा सकते हैं। लायबिलिटी जीरो नहीं है, लिमिटेड है, लिमिटेड अप टू फेस वैल्यू। कंपनी अगर डूब गई तो इन लोगों से जो बैलेंस 5 रुपए रह गए मंगा सकते हैं, मतलब सोच के चलो इस कंपनी के पास 10 करोड़ रुपए का बैकअप, 2 करोड़ शेयर 5 रुपए पर शेयर बैलेंस है, 10 रुपए फेस वैल्यू है, इसमें से 5 मंगा चुके हैं, मतलब एप्लीकेशन लॉट में 5 रुपए मंगा लिए, 5 रुपए और रह गए फर्स्ट और सेकंड वाला मास में कभी भी। तो कंपनी के पास बैकअप है 5 रुपए का, 2 करोड़ शेयर 10 करोड़ का बैकअप है, जब मर्जी मंगा सकते हैं कंपनी के पास ऑप्शन है। तो ये फैसिलिटी हो गई, एक बैकअप हो गया 10 करोड़ रुपए का। अब किसी बैंक से लोन भी मांगने जाएंगे तो बड़े इजीली लोन मिल जाएगा। यहाँ मैंने 10 करोड़ तो बैकअप में रखे नहीं आ रहे, 10 करोड़ रुपए तो बिल्कुल खड़े हैं, कंपनी बंद होगी 10 करोड़ रुपए तो यहीं से मिल जाएंगे। समझ में आ रही बात? यस सर। तो अब कंपनी क्या करती है, कंपनी पहले से ही कमिट करती है कि जो बैलेंस 5 रुपए रह गए ना, ये कंपनी बंद होने पर ही मंगाएंगे, उससे पहले मंगाएंगे। इसको बोलते हैं अपनी कैपिटल रिजर्व में डालना। पहले टाइम स्कूटर में रिजर्व होता था, स्कूटर में रिजर्व क्या होता था जी, स्कूटर में हमारे पेट्रोल खत्म हो गया तो स्कूटर को रिजर्व में डाल दो, इतना चल जाएगा कि हम पेट्रोल पंप तक पहुंच जाएंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट है, ये अपनी कैपिटल को हमने रिजर्व में डाल दी थोड़ी सी, कि वो पैसा हम सिर्फ तभी मंगाएंगे जब कंपनी बंद होगी, उससे पहले मंगाएंगे नहीं। इसका नाम है जी रिजर्व कैपिटल। एक बार रेड करें जिसका आंसर थ्योरी में सर। हाँ जी सर वो फिर एसपीआर में जाएगा पैसा, एक्स्ट्रा पैसा हम आंसर से मंगाए, इसमें होता है एक्स्ट्रा मंगाए। अभी 16 को डिस्कशन था तो इस टाइम
हाँ रीड कर लिया सबने? यस सर। रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड कैपिटल, जो पैसा मंगाया नहीं उस कैपिटल का पार्ट है, विच मे कॉल ओनली ऑन पॉइंट ऑफ, जब कंपनी बंद तभी पैसा मंगाया जाएगा, बाई पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। ये समझते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है, बाकी समझ में आ गया इसके अलावा? यस सर। डिसीजन दो टाइप के होते हैं, जो छोटे बड़े। पार्टनरशिप की बात करो, स्मॉल डिसीजंस और बिग डिसीजंस किसे कहते हैं? जो डिसीजन छोटे हैं, कंपनी पे बहुत कम इंपैक्ट पड़ना है, उसे छोटे डिसीजन कहा गया। ज्यादा इंपैक्ट पड़ना है, बड़ा इंपैक्ट पड़ना है, तो उसे बिग डिसीजन कहा गया। तो हमें कैसे पता लगेगा कि छोटा है कि बड़ा? हमें पता लगाने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर टोटल 8 डिसीजंस दिए हुए हैं, उन सबको बिग डिसीजन कहा गया। वो सारे बिग हैं, उसके अलावा बाकी सब स्मॉल है। ठीक, उसी तरीके से कंपनी एक्ट के अंदर भी, कंपनी 2013 के अंदर भी लिस्ट दे रखी है, वो सारे बिग डिसीजंस हैं, उनके अलावा बाकी सारे स्मॉल डिसीजंस। पार्टनरशिप में क्या होता है, हमने पार्टनरशिप की बुक में भी ये चीज पढ़ी कि अगर सर स्मॉल डिसीजन है तो कोई सिंगल पार्टनर भी वो डिसीजन ले सकता है। फॉर एग्जांपल गुड्स परचेज करना है मुझे किसी दुकान से, तो मुझे बाकी सबको कॉल करके पूछने की जरूरत नहीं है, मैं खुद भी गुड्स खरीद सकता हूँ बिना किसी से पूछे। सर अगर उससे दूसरे पार्टनर को ऑब्जेक्शन होता तो भी खरीद सकता हूँ, दूसरे पार्टनरशिप तब भी खरीद सकता हूँ। देखिए कॉन्फ्लिक्ट तो लगा ही रहेगा, 10 लोगों का व्यू सेम चीज पर सेम हो, ये इम्पॉसिबल है। तो हर एक पार्टनर के पास पूरी अथॉरिटी है। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ राम से खरीदना, दूसरा कह रहा है शाम से खरीदेंगे, तो वो खरीदा शाम से, मैं खरीदूंगा आराम से। छोटे डिसीजन है, कोई सिंगल पार्टनर भी डिसीजन ले सकता है, लेकिन अगर बड़ा डिसीजन है पार्टनरशिप के अंदर तो मेजॉरिटी नहीं चलेगी, ऑल पार्टनर्स एग्री, ये चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी नए पार्टनर को एडमिट करना, सारे पार्टनर एग्री हो तभी एडमिट होगा, वरना नहीं होगा। तो बड़े डिसीजन में सारे पार्टनर एग्रीमेंट चाहिए, मेजॉरिटी का चक्कर है नहीं पार्टनरशिप। छोटा डिसीजन एनीवन, बड़ा डिसीजन एवरीवन। कंपनी में आ जाते हैं सर, कंपनी में तो लाखों शेयर होल्डर होते हैं, अगर इसमें हम ये ऑल वाली कंडीशन डाल देते फिर तो कोई डिसीजन हो ही नहीं पाता। मैंने डाबर कंपनी का एक शेयर खरीदा था पिछले हफ्ते, एक शेयर, सिर्फ सिंगल शेयर, चेक करने के लिए कुछ दिन के, कुछ महीने की कैसा इसका रिस्पॉन्स रहता है। तो मेरे पास सारे मेल वगैरह आते हैं कि इसकी मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग हो रही, ऑनलाइन मीटिंग हो रही, इस कंपनी ने ये रिपोर्ट दी, सब हर चीज का मेल आता है मेरे पास। तो डिसीजन मतलब मैं भी ले सकता हूँ, भले सिंगल शेयर है मेरे पास, ऐसे लाखों शेयर होल्डर्स हैं, तो उसमें 100% की नहीं रखा हुआ रिस्पॉन्स। छोटा डिसीजन में लिखा 50% अबव, छोटा डिसीजन है 50% अबव, अगर लोग एग्री हैं तो वो काम कर लिया जाएगा, 50% से भी कम लोग एग्री हो तो काम नहीं किया जाएगा। अगर कोई बड़ा डिसीजन है तो एटलीस्ट 75% लोग चाहिए उस काम को करने के लिए। फॉर एग्जांपल किसी और कंपनी को खरीदना, ये बड़ा डिसीजन फॉर एग्जांपल, सो 75% लोग हाँ बोलेंगे तो खरीदेंगे उस कंपनी को, ना नहीं खरीदेंगे। समझ में आ रही है बात? ये बड़ा डिसीजन, छोटा डिसीजन। अब कंपनी में छोटे डिसीजन को कहते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, कंपनी में बड़े डिसीजन को कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। तो बताओ रिजर्व में कैपिटल को डालना ये छोटा डिसीजन है कि बड़ा डिसीजन है? बड़ा डिसीजन है। ठीक, अपना पैसा ब्लॉक कर रहे हैं, सोचो मैं इन्वेस्टर से आज ही पैसा मंगा सकता हूँ, इन्वेस्टर से मंगाऊंगा, बैलेंस 5 रुपए वो आज दे देंगे, उस पैसे को मैं बिजनेस में लगा सकता हूँ, ग्रो कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं मंगा रहा हूँ उससे पैसा, मैं उसको रिजर्व में डालता हूँ। तो कंपनी भले रिस्क फ्री तो हो गई कंपनी, एक बैकअप हो गया अमाउंट का, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो कम हो जाएगा, ये और पैसा लगा सकते थे और पैसा अर्न कर सकते थे। तो ये डिसीजन को बड़ा डिसीजन माना गया है,
इसलिए इसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, ये पास होगा तो ही कंपनी रिजर्व डाल सकते, कैपिटल वरना नहीं डाल सकते। ठीक है जी, तो ये थ्योरी का पार्ट हो गया कि हमारा कि स्पेशल क्वेश्चन ऐसा एमसीक्यू के अंदर कि रिजर्व कैपिटल में डालना है कुछ पैसा, तो इसके लिए कौन सा रिजोल्यूशन चाहिए, ऑप्शन ए ऑर्डिनरी, ऑप्शन बी स्पेशल, ऑप्शन सी नन, बोथ, ऐसा कुछ नोटिंग करना चाहिए कर ले, ध्यान रहेगा। कौन सा डिसीजन स्मॉल है बिग है हमें याद नहीं करना, लॉ के अंदर नहीं शायद प्रैक्टिकल लाइफ में केस अगर सामने आता है तुम लॉ ओपन करके तब चेक करके क्लाइंट को बता सकते हो। अरे 50% जो है वो सारे शेयर होल्डर्स होते हैं ना, मतलब 50% शेयर होल्डर्स एग्री करने चाहिए। करेक्ट। सर अगर किसी मैनेजर ने मतलब 50% शेयर ले रखे कंपनी के, तो उसका डिसीजन मायने रखेगा जो, या फिर जो नंबर ऑफ पर्सन दे दिया, नंबर ऑफ पर्सन। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए जी, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, नाम से पता लग रहा है जी तो हमने शेयर्स प्लेस करे हैं प्राइवेटली, किसी ग्रुप को करे हैं हमने, मतलब पब्लिक में शेयर ना इशू करके किसी सिलेक्टेड पर्संस को शेयर इशू करना है, दिस इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। एग्जांपल देखिए सर, फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा कंपनी को खरीद लिया तो मिंत्रा कंपनी के ओनर्स को फ्लिपकार्ट कंपनी के शेयर्स दिए, पब्लिक में इशू नहीं करे, ग्रुप ऑफ पर्संस को शेयर्स दिए, दिस इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। करते हैं आंसर। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स इंप्लाइज इशू करना, अलॉट करना कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन को प्राइवेटली, पब्लिक में नहीं, और ये भी बड़ा डिसीजन माना गया है, स्पेशल रेजोल्यूशन में पास। यहां से देखिए रिपोर्ट पर, सर प्लस क्लास कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद बीकॉम करोगे, उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई करोगे, मान लीजिए आपकी जॉब लग जाती है, 50,000 महीना आपकी सैलरी, जॉब लगने के बाद सबसे पहला काम क्या करोगे आप दूसरी जॉब ढूंढोगे 60,000 वाली। क्योंकि जब भी हमारी जॉब लगती है तो हमेशा एम्प्लॉय को ये लगता है कि मैं ज्यादा डिजर्व करता था, मुझे कम सैलरी मिल रही, और कंपनी को ये लगता है कि मैंने ये पर्सन कम डिजर्व करता है, मैं इसको ज्यादा सैलरी देता, डेफिनेटली ऐसे ही लगेगा। तो 50,000 रुपये सैलरी मिल रही है और मैंने जॉब स्टार्ट कर दी, और मैं सर्च करता रहूंगा अपने फ्री टाइम में कोई और दूसरी कंपनी, और उसमें भी इंटरव्यू देता रहूंगा अपने फ्री टाइम में, कहीं आप जॉब लेकर 60,000 की तो यहाँ छोड़ कर वहाँ चला जाऊंगा, कहीं 70 की तो वहाँ चला जाऊंगा, ऐसे स्विच करते रहते हैं सारे एम्प्लॉइज, स्विच करते रहते हैं। सर ऐसे में कंपनी को बड़ा लॉस होता है। कंपनी का एक अलग डिपार्टमेंट होता है जी, एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, उसके अंदर भी रिक्रूटमेंट वाला अलग होता है, इसका काम ही इंटरव्यूज देना, ग्रुप डिस्कशन कराना और सेलेक्ट करना कैंडिडेट्स को। दूसरा डिपार्टमेंट होता है एचआर का, जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट होता है, ट्रेन करता है एम्प्लॉइज को, क्योंकि हर कंपनी का काम करने का तरीका अलग होता है, सॉफ्टवेयर अलग होता है। तो बोले आपको नो कैपेबल कितने ही हूँ, पहले कंपनी में जाने के बाद उसको 2-3 महीने पहले ट्रेनिंग देनी पड़ती है, समझाना पड़ता है कि हमारा काम इस तरीके से होता है। कंपनी सोचो ट्रेनिंग भी दे रही है, सैलरी भी दे रही है, डबल लॉस हो रहा है। लेकिन मजबूरी है कंपनी की, किसी एम्प्लॉय को ऐसा बोले कि आप हमारे यहाँ 2-3 महीने पहले काम सीखो, उसके बाद सैलरी देना शुरू करें, कोई नहीं आएगा काम करने के लिए, इसलिए मजबूरन कंपनी को नुकसान तो उठाना पड़ता है 2-3 महीने का। तो जो मैं सोचती है पहले काम सिखा देंगे, उसके बाद ये जॉब करेगा, उसके बाद काम अच्छा करेगा तो कंपनी अर्न कर लेंगे अच्छा। लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हुई वो जॉब छोड़ के चला गया। तो कंपनी के साथ जब ऐसा होता है तो डिस्कशन चलता है कंपनी के मैनेजर के साथ कि ऐसा क्या करें, अपनी सैलरी बेटर कर रहे हैं हम, अपना एनवायरनमेंट बेटर कर रहे हैं, एम्प्लॉइज को एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने घर ऑफिस के पास दे दिया उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रहने के लिए, तो उनका रेंट बचेगा जहाँ रहते थे, कन्वेंस बचेगी, ऐसे फैसिलिटीज देते हैं। बस एक और ऑप्शन आया एम्प्लॉइज को रोकने का, वो क्या सारे एम्प्लॉइज को बोला गया कि आपको सैलरी तो मिल ही रही है और 3 साल के बाद हमारी कंपनी का शेयर मिलेगा आपको 10 रुपए वाला मात्र 2 रुपए में, और हम हर एम्प्लॉय को 1 लाख शेयर्स मिलेंगे। हर एक एम्प्लॉय को आज से 3 साल के बाद 1 लाख शेयर दिए जाएंगे, 10 रुपए का शेयर सिर्फ 2 रुपए। हर एम्प्लॉय को 8 रुपए का फायदा है,
पर शेयर 1 लाख शेयर है, 8 लाख का फायदा है। ठीक बात है। अब इस 8 लाख रुपए के लालच में एटलीस्ट वो एम्प्लॉय 3 साल तक तो जॉब करेगा, उसके बाद जॉब छोड़ेगा। तो हम 2-3 महीने उसको ट्रेनिंग दी, उसके बाद 3 साल तक उससे काम करा लिया, तो मैंने उससे इतना अच्छा खासा उससे अर्न कर लिया, इतना वसूल कर लिया उससे पैसे कि 8 लाख का नुकसान भी कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। ठीक है। तो ऐसे अपने एम्प्लॉय को सस्ते में शेयर इशू करना, फेस वैल्यू से कम पर शेयर इशू करना, इसे कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट मींस पसीना होता, तो इसमें मतलब उसकी पसीने की कमाई जो उसको दे रहे हैं अपने डायरेक्टर्स को, एम्प्लॉयज को शेयर देना सस्ते में, उसको हम कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। डायरेक्टर्स में मतलब डायरेक्टर नहीं बोला मैंने, एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स बोला। पढ़ेंगे आंसर। Sweat equity shares mean equity shares issued by a company to its employees or directors at a discount or for consideration other than cash. सर ऐसे इतने पैसे कंपनी को तो काफी लॉस होता होगा। देखो ये अमाउंट चर्चा कर सकते, वीडियो में एग्जांपल लिया है कि 2 की जगह 8 रुपए कर सकती है कंपनी, तो 2 लाख रुपए ही जाएंगे उससे, है ना। तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। और हर एक जो कैटेगरी है एम्प्लॉइज की, ग्रेड ए की कैटेगरी है, जो सीनियर एम्प्लॉइज हैं, अच्छी खासी सैलरी उनके लिए है, तो उनके लिए शायद ये रखेंगे 8 लाख रुपए का अमाउंट, उनके महीने की सैलरी लाख रुपए। तो सी ग्रेड के एम्प्लॉइज हैं जिनकी बहुत कम सैलरी है, उनके लिए अमाउंट कम रखेंगे। चलिए, as such as proving know-how or making available rights in the nature of intellectual property or value addition। मतलब बेसिकली ये कि हमारी कंपनी के अंदर वो वैल्यू एडिशन दे रहे हैं, अपना नो-हाउ नॉलेज दे रहे हैं, अपना काम टाइम दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके बदले में अगर हम कुछ शेयर्स इशू कर दें उनको सस्ते में, उस शेयर्स को हम स्वेट इक्विटी शेयर। इसमें ये नहीं कह रहे कि शेयर देने चाहिए, सिखा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हमें लॉ बता रहा है कि अगर दे रहे हैं तो उसका नाम ये है, देना ही नहीं वो सिलेबस का पार्ट नहीं है हमारे यहाँ अकाउंटेंट है। ठीक है। अब इसमें 3 साल की जगह 1 साल का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए जी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। देखिए जी कॉन्सेप्ट क्या है। सर एक मॉल बनाना है, एक कंपनी शेयर इशू कर रही है, 100 करोड़ रुपए टोटल कंपनी को चाहिए, उस 100 करोड़ रुपए से मॉल रेडी करेंगे, उसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा, थिएटर होगा और काफी अच्छी अर्निंग होगी, और इन्वेस्टर्स को ये चीज दिखा करके प्रोजेक्ट दिखाया, प्रोजेक्ट के अंदर प्रोस्पेक्टस होगा, उसमें पिक्चर बनी होगी कि मॉल इस तरीके से बनेगा, एक आइडिया बेस पर, उसमें इस तरीके से हॉल्स होंगे वगैरह वगैरह, इस तरीके से बिल्कुल, ताकि इन्वेस्टर्स उसको देख करके आइडिया लें किस तरीके से मॉल बनेगा, उनको अच्छा लगे तो वो पैसा लगाएं। तो शेयर इशू करे कंपनी ने, और सपोज कंपनी के पास 80 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। अब कंपनी 80 करोड़ रुपीस लेकर के वो मॉल बनाए, तो डेफिनेटली वैसा मॉल नहीं बन पाएगा जैसा एक्सपेक्ट किया था। यस सर। तो जिन लोगों ने 80 करोड़ रुपए लगाए, लेकिन वो तो वैसे ही मॉल देख करके लगाए 100 करोड़ रुपए वाला, उनके साथ चीटिंग होगी। समझ पा रहे हो? यस सर। जो लोग पैसा लगा रहे हैं, भले ही मैंने 100 रुपए लगाए हैं, भले तो मुझे तो ये दिखाया गया कि 100 करोड़ रुपए का मॉल बन रहा है, इतना बड़ा मॉल होगा, ये डिजाइन होगा वगैरह वगैरह, ये सोच करके मैंने अपने पैसे लगाए हैं। और मॉल अगर 80 करोड़ के बजट में बनेगा तो उस टाइप का नहीं बनेगा, तो मेरे साथ चीटिंग होगी। इसलिए गवर्नमेंट रूल बना रखा है कि अगर पैसा आपके पास नहीं आ पाया, इकट्ठे पूरे नहीं हो पाए, तो पैसे वापस करो, प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, लोगों के पैसे वापस किए जाएंगे, इस 80 करोड़ रुपए से मॉल नहीं बनाया जाएगा। अब ऐसे में कंपनी के डायरेक्टर्स जाते हैं लॉ मेकर्स के पास कि सर आपने जो रूल बनाया है कि पैसे पूरे मिलने चाहिए, नहीं तो हम मॉल नहीं बना सकते। सर इतना बड़ा खर्चा करा हमने, इतने सारा एड वेड करा, प्रोस्पेक्टस बनाया, और इंजीनियर, वैल्यूअर, बिल्डर सबके साथ वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवाई, सारी परमिशन ली, और आप मना कर रहे हो कि हम वापस करो पैसा। तो सर अलाउ किया जाए लोगों, हम अश्योर कर रहे हैं कि अच्छा प्रॉफिट होगा बिजनेस के अंदर, तो लॉ मेकर्स कुछ छूट दे देते हैं, छूट देते हैं वो 10% की। ये तो 80 करोड़ से तो वैसा मॉल नहीं बन पाएगा, लेकिन हम चलो इस बात की आपको समझ रहे हैं कि ये थोड़ा ना एग्जैक्ट उतने ही शेयर्स आएंगे। तो अगर मैं 100 करोड़ रुपए के शेयर इशू कर रहा हूँ तो एग्जैक्ट उतनी एप्लीकेशन आए जरूरी तो नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 10% अलाउ कर रहा है। मतलब लॉ मेकर्स कहते हैं फिर आपके पास 90 करोड़ रुपीस भी आ गए तो भी मॉल बना लो, 10 करोड़ रुपए का तो लोन भी ले सकते हैं। ठीक, तो अब आप कंटिन्यू कर सकते हो अपना बिजनेस। इस टॉपिक का नाम है जी मिनिमम सब्सक्रिप्शन।
तो आपके पास जो सब्सक्रिप्शन हो, जो सब्सक्रिप्शन आए लोगों से, एप्लीकेशन आए, वो एटलीस्ट 90% आनी चाहिए, तभी आप कंटिन्यू कर सकते हो अपना अलॉटमेंट शेयर्स करने का प्रोसेस। अगर नहीं आती तो आपको रिफंड करना पड़ेगा सारा पैसा। क्वेश्चन नंबर 8, what is minimum subscription? Minimum subscription means the amount which in the opinion of the board of directors must be received towards the subscription of the issued share. इतना पैसा तो आ ही जाना चाहिए। As per the guidelines of SEBI, Securities and Exchange Board of India, a company must receive a minimum of 90% subscription against entire issue before making any allotment, चाहे शेयर्स वाला टॉपिक हो चाहे डिवेंचर, दोनों ही केस में एटलीस्ट 90% पैसा आ जाना चाहिए, नहीं तो पैसा रिफंड करना पड़ेगा। ये स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था, ए लिमिटेड इश्यूज 10,000 shares of rupees 10 each, 8,000 applications were received and allotment was made to all. Journalize 8-10,000 शेयर इशू करे हैं सर हमने, एप्लीकेशन सिर्फ 8,000 आई हैं, 80% आई हैं और अलॉटमेंट कर दिया गया है सबको जर्नल एंट्रीज पास करने। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया, कुछ स्टूडेंट ने क्या करा, वो आंसर छोड़ दिया कि नो एंट्री विल बी पास्ड क्योंकि 90% सब्सक्रिप्शन नहीं। कुछ ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया 80-90% पर और पूरा आंसर नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर दिया। तो इनको बेस्ट नॉलेज थी, उन्होंने आंसर क्या लिखा कि क्वेश्चन के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं रिसीव हुआ, स्टिल क्वेश्चन में ये बात मेंशन है कि शेयर्स अलॉट कर किए गए हैं तो हम एंट्रीज पास कर रहे हैं और फिर वो सारे एंट्रीज करके आए। परफेक्ट आंसर ये हुआ। देखिए एज पर लॉ 90% आना चाहिए, लेकिन किसी स्पेशल केस के अंदर हो सकता है परमिशन मिल गई हो कंपनी को। मान लीजिए मैं कोई ऐसी कंपनी बना रहा हूं जो सोशल वेलफेयर के लिए है, कोई ऐसी कंपनी बना रहा हूं जिससे उस स्टेट के अंदर बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और मैं फिर लॉ मेकर से परमिशन लेता हूं कि जी मेरे पास सब्सक्रिप्शन सिर्फ 80% आया है, लेकिन इस तरह का अरेंजमेंट मैं कर लूंगा, लोन से मेरी बैंक से बात हो गई, प्लीज मुझे अलाउ कीजिए कि मैं अलॉट कर सकूं और मिल गया हमें परमिशन। ठीक है, तो हम कभी क्वेश्चन को चैलेंज नहीं कर सकते। ये सबने सब्सक्रिप्शन तो आया नहीं कि शेयर से कैसे अलॉट करके रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर पूरा लिखना है, आपको लॉ की नॉलेज है तो वो भी मेंशन करो अच्छे इंप्रेशन डालने के लिए। सही। क्वेश्चन नंबर 9 जी, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन में फर्क पूछा हुआ है। ओवर में क्या होता है कि एप्लीकेशन ज्यादा आ गई हैं, अंडर में एप्लीकेशन कम आई हैं। पहला पढ़ते हैं जी बेसिस। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड ज्यादा हैं ओवर वाले में और अंडर वाले में कम। सही। एक्सेप्टेंस, देखो ओवर सब्सक्रिप्शन है, ज्यादा एप्लीकेशन आ गई, सबको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसको मना करना पड़ेगा। लेकिन अंडर वाले में एप्लीकेशन ही कम आई है, सबको एक्सेप्ट कर लेंगे। यस सर। इसमें लिखा हुआ है ओवर वाले में कि ऑल एप्लीकेशंस आर नॉट एक्सेप्टेड, उसको रिजेक्ट करेंगे, इसको अलॉट करेंगे प्रोराटा बेस पर। प्रोराटा समझेंगे क्या है। और सब्सक्रिप्शन के अंदर सारी अलॉट सबको फुल अलॉटमेंट मिल जाएगा। सर अंडर सब्सक्रिप्शन में भी कोई अलॉट करेगा तो 90% अगर एप्लीकेशन नहीं तभी तो करेगा। हां बिल्कुल सर। रिफंड वाले केस में सर ओवर सब्सक्रिप्शन में रिफंड होगा, है ना? यस सर। अंडर का रिफंड का मतलब ही नहीं है क्योंकि एप्लीकेशन ऑलरेडी कम आई है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली प्रॉब्लम किस में हो सकती है, ओवर में कि अंडर में? अंडर में होगी, ओवर में तो कहीं नहीं एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई होगी। पढ़ सकते हैं जी आगे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है? कौन से में लिखा हुआ है जी, जब शेयर फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे इशू होता है तो उसे हम कहते हैं कि शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ। जो एक्सेस वाला अमाउंट है उसी को अमाउंट कहते हैं हम सिक्योरिटी प्रीमियम। ये कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट है। कैपिटल प्रॉफिट मतलब जो नॉन रिकरिंग नेचर से होता है, उसलिए इसको हम क्रेडिट कर देते हैं एक सेपरेट अकाउंट में, जिस अकाउंट का नाम रखा है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सही है जी। यस। 11th क्वेश्चन इस पे भी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ। एसपीआर के टोटल 5 यूजेस हैं, वो यूजेस डिस्कस कर रखे हैं यहाँ पर।
कंपनी एक्ट के हिसाब से एसपीआर को सिर्फ 5 यूजेस के लिए यूज किया जा सकता है। पहला है इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। क्या है? डिस्कस करते हैं हमने पहले भी, बोनस शेयर्स किसे कहते हैं? डिविडेंड के बदले में शेयर्स इशू कर दिए, फ्री में शेयर्स इशू कर दिए, इससे रिजर्व कम हो जाता है हमारा। तो रिजर्व तो कई सारे हो सकते हैं, कैपिटल रिजर्व हो, एसपीआर हो, नॉर्मल पीएनएल हो, बहुत सारे दूसरे रिजर्व हो सकते हैं। तो इस काम के लिए हम एसपीआर को यूज कर सकते हैं। सही है? यस सर। अच्छा, देखिए बोनस जो होता है वो 2 पार्ट में होता है। देखो ध्यान से, सर एक कंपनी के 10 रुपए का शेयर है और अभी तक इस कंपनी ने 6 रुपए मंगाए हैं शेयर होल्डर से। 4 रुपए अभी बैलेंस है, अनकॉल्ड है, अभी तक मंगाए नहीं है। यस। ठीक, तो कंपनी बोनस इस रूप में बांट रही है। कंपनी लोगों को बोल रही है कि 4 रुपए आपके आ गए, इस टाइप से बोनस बांट रही है। मतलब पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बना देती है। समझ लो, ये भी टाइप का बोनस हो गया। 4 रुपए दिए भी नहीं और हमारा काम पूरा खत्म हो गया, लाइबिलिटी पूरी खत्म हो गई। कंपनी का 10 रुपए का शेयर है, ऑलरेडी है, वो नया नहीं इशू करा, पुराना शेयर है, जिसमें से 6 रुपए मंगा चुके हैं और 4 रुपए मंगाने बाकी है। साल कंप्लीट हुआ, डिविडेंड देने का टाइम आया, डिविडेंड के लिए पैसा देता, तो कंपनी जा रही थी बोनस शेयर इशू करे, तो बोनस शेयर कंपनी ने ऐसे इशू करे, सबको बोला कि पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप बना देते हैं, अब आपको बैलेंस 4 रुपए नहीं देंगे। समझ में आ रही है बात? Yes, तो ये sir. टाइप ऑफ बोनस हुआ। यस सर। दूसरा बोनस का टाइप कि सर हमने न्यू बिल्कुल नए शेयर्स इशू करें, ये शेयरहोल्डर्स आए हुए हैं, हमको बोला हर एक शेयरहोल्डर को 1 शेयर फ्री में दिया जा रहा है। मान लो मेरे पास 500 शेयर, तो मुझे 500 और मिल जाएंगे, आपके पास 100 है तो आपको 100 और मिल जाएंगे। समझ में आ रही है बात? यस ये सर। टाइप का बोनस। हां जी, यानी एक पे एक फ्री। एक पे एक फ्री, ये कुछ कुछ रेशियो होता है, 2 पे 2 पे एक फ्री, मेरे पास 500 तो 250 मिलेंगे, है ना? ये तो हो गया ये वाला। तो तीसरा सुनना, समझना कि ये बोनस है कि नहीं। न्यू शेयर इशू कर रहा हूं पार्टली पेड अप, मतलब नए शेयर दे रहा हूं लोगों को फ्री में, और उसमें कहता हूं लोगों को कि आपके 3 रुपए आ गए, समझ लो फ्री में 7 रुपए बैलेंस रह गए। ये बोनस नहीं हुआ, तो लायबिलिटी हो गई। यस सर। यस सर। मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड को गिफ्ट करी कार, तो आपने कहा पहली ईएमआई मैंने भर दी, बाकी मैं तुम भरते रहो। एक गिफ्ट थोड़ी ना हुआ फिर, यस सर। तो लायबिलिटी हो गई है। यस सर। तो ये बोनस नहीं हुआ। नो सर। बोनस 2 ही टाइप के हैं, मतलब Yes. पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाना, या फिर फ्रेश फुल्ली पेड अप से इशू करना। क्लियर हो गई बात? यस Yes, सर। sir. अब पहले पॉइंट को ध्यान से पढ़ के बताओ, एसपीआर को कौन से काम के लिए मैं यूज कर सकता हूं? पहले काम के लिए, दूसरे काम के लिए, या दोनों काम के लिए? पहला पॉइंट पढ़ लो ध्यान से, फिर बताओ एसपीआर को कौन से टाइप के बोनस के लिए यूज कर सकता हूं? पहले वाला या दूसरे वाला या दोनों? सर फुल्ली पेड अप। सिर्फ सेकंड वाला सो सेकंड। यस लिखा होगा। यस तो सिर्फ सेकंड वाला टाइप का अगर आप इशू कर रहे हो, बोनस शेयर फुल्ली पेड अप वाला इशू कर रहे हो, तो ही आप एसपीआर को यूज कर सकते हो। पार्टली वाले के लिए ध्यान रहेगा। यस सर। तो पहला हमने यूज सीख लिया सर, एसपीआर का यूज क्या है कि फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इशू करने के लिए हम एसपीआर का यूज कर सकते हैं। बेसिकली जब शेयर इशू करते हैं तो अल्टीमेटली जो एंट्री क्या होती है, वो ये एंट्री होती है, कंबाइंड एंट्री, बैंक टू शेयर कैपिटल। यस तो सर। बोनस शेयर्स की एंट्री क्या हो जाएगी सर? यस। 12th क्लास में एंट्री नहीं है इसके कोर्स के अंदर, बीकॉम सेकंड ईयर में। तो ये समझ लो बड़े आसान सी, सर शेयर इशू करना है, कैपिटल शेयर ट्रेड होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट, पैसा नहीं आ रहा, बैंक डेबिट नहीं हो रहा, लॉस हो गया, लॉस एसपीआर से रेट ऑफ कर लिया। ठीक है, तो इन पांचों पॉइंट के अंदर हम एसपीआर का यूज सीख रहे हैं। मतलब एसपीआर को हम यूज कर रहे हैं, मतलब एसपीआर को कम करेंगे तभी तो यूज करेंगे, मतलब कम करना उसको। और एसपीआर क्रेडिट बैलेंस है, कम होगा तो डेबिट होगा, मतलब इन पांचों केसेस में एसपीआर डेबिट होगा। ये तो बड़ी बेसिक सी बात है। यस सर। किसी चीज को अगर हम यूज करेंगे मतलब उसको कम करेंगे, एसपीआर का क्रेडिट बैलेंस होता है, कम करेंगे तो डेबिट होगा। तो इन पांचों केसेस के अंदर एसपीआर डेबिट होने वाला है। एसपीआर टू शेयर कैपिटल ये होती है बोनस शेयर इशू करने के लिए। बड़े जी आगे यस सर। चलिए,
पॉइंट नंबर 2, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ये हमने पढ़ा था जी, क्वेश्चन नंबर 2 था। इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से पहले के जितने भी खर्चे हैं वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। वो एक्सपेंस हम ला सकते हैं चाहे तो P&L के अंदर, क्योंकि अगर हमारे पास अगर SPR तो वहां से भी ले सकते हैं। उसको किसको प्रेफरेंस देंगे? P&L को या SPR को? और क्यों? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस मैं चाहूं तो P&L से भी राइट ऑफ कर सकता हूं। और देखो ध्यान से एंट्री क्या होगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट टू कैश, ये तो पैसे देने की एंट्री होगी, सही है। अब साल के एंड सारे एक्सपेंस ट्रांसफर होते हैं P&L में, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, या फिर मैं SPR डेबिट टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ये भी कर सकता हूं। तो मैं कौन सी एंट्री को प्रेफरेंस दूंगा ये बताओ, P&L या SPR, और क्यों? देखो SPR आंसर है इसका, क्यों? तो मान लीजिए आपकी पॉकेट में 1000 रुपए रखे हैं, वो आपके पैसे हैं, आपकी पॉकेट मनी, हम जो चाहे करें उससे, और आपको बुक खरीदनी है जी 500 रुपए की। अपनी पॉकेट मनी को यूज करोगे कि डैडी से लोगे? तो पॉकेट मनी को इस्तेमाल। डैडी से लोगे, पक्का अपने पैसे को खर्च करोगे, यस। क्योंकि आपके पास जो पैसे हैं उसको जो मर्जी करो, पूरी छूट है। पापा से हर काम के पैसे नहीं ले सकते, कुछ लिमिटेड काम है, फीस भरनी है, बुक्स लेनी है, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो उनसे पैसे नहीं ले सकते हम, उसके पैसे नहीं मिलेंगे। तो सर P&L बिल्कुल फ्री है, जो सा मर्जी एक्सपेंस डाल दो इसके अंदर, ये बिल्कुल फ्री अकाउंट है हमारे पास, इसके बड़े लिमिटेड से यूज है। तो अगर कोई स्पेसिफिक यूज ऐसा है जो इसी से ले सकता है तो इसी से लेंगे, पक्की बात है। मैं बता रहा हूं इस चीज को, यस सर। ये सर SPR के बड़े लिमिटेड से यूज हैं। मतलब मेरे पास पड़ा हुआ है, मान लीजिए बॉक्स के अंदर पैसे पड़े हैं बहुत सारे, लेकिन मैं सिर्फ 5 कामों के लिए पैसा निकाल सकता हूँ यहाँ से, मतलब वेट करूंगा वो काम आए तो पैसा निकालूं यहाँ से। दूसरे बॉक्स के अंदर पैसे पड़े हैं, जिस मर्जी काम के लिए निकाल लो, तो पहले मैं प्रेफरेंस इस वाले बॉक्स को दूंगा, ये सिर्फ 5 ही पर्पस से पैसा निकाल सकता हूँ मैं। 5 पर्पस, उन 5 में से कोई भी पर्पस नहीं है अगर, तो मुझे फिर फ्री वाले अकाउंट से पैसे निकालने पड़ेंगे। समझ आ रही है बात? Yes, फर्स्ट sir. प्रेफरेंस हम देते हैं SPR, क्योंकि इसका बहुत लिमिटेड यूज है। ये खत्म हो गया या अवेलेबल नहीं है या कोई छठा यूज है तो ही मैं P&L में डालूंगा, सही? यस सर। पढ़ा है? यस सर। Point number 3, writing off the expenses or commission paid on issue of shares or debentures or discount allowed on issue of debentures. थर्ड पॉइंट नहीं है, ये 5 पॉइंट है। थर्ड पॉइंट के अंदर 5 पॉइंट है। एक्सपेंस on issue of share, expense on issue of debenture, commission on issue of shares, commission on issue of debenture, discount on issue of debenture। ये थर्ड पॉइंट के अंदर 5 आइटम दे रखे हैं। इन 5 खर्चों के लिए हम SPR का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन मैं सेम क्वेश्चन पूछूंगा आपसे फिर से कि सर ये जो नॉर्मल एक्सपेंस है इसको P&L का भी यूज कर सकते हैं इस खर्चों के लिए, तो P&L यूज करेंगे, SPR यूज करेंगे? SPR, क्योंकि इसका बड़ा लिमिटेड से यूज है, तो ये 5 यूज ही है। सर शेयर्स को इशू करते टाइम जैसे प्रोस्पेक्टस बनेगा, कुछ लीगल खर्चे आएंगे, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगी, वैल्यूएशन होगी, ये सब का जो खर्चा आएगा, तो शेयर इशू का एक्सपेंसेस है, इस एक्सपेंस को राइट ऑफ कर सकते हैं SPR से। बेसिकली एक्सपेंस डेबिट टू कैश, जो भी एक्सपेंस पे कर रहे हैं, और P&L से चार्ज करेंगे तो P&L डेबिट टू एक्सपेंस, और SPR अगर है तो SPR को करते हैं। इस एंट्री का मतलब, इस टॉपिक का मतलब ये एंट्री करना अलाउड है। इस टॉपिक का मतलब ये सर, मतलब ये 5 चीजों के लिए तो जो टोटल 5 है, थर्ड पॉइंट के अंदर 5 है, ठीक है जी? टोटल मतलब 9 हो गई। फर्स्ट पॉइंट की 1, सेकंड पॉइंट की 1, थर्ड पॉइंट की 5 और फोर्थ पॉइंट की 5th पॉइंट की, टोटल 9 हो गई। यस, एग्जाम में लिखी 5 पूछो तो ये 5 बदले गाना 5 वही लिखनी है, तो में लिखी ये के पॉइंट के अंदर कवर होगी। यस ठीक है? यस सर। शेयर इशू करते टाइम को खर्चा हो, डिबेंचर इशू करते टाइम को खर्चा हो, शेयर इशू करने में कमीशन दे रहे हैं, क्या नाम है इस कमीशन का? क्या नाम है इस कमीशन का? कमीशन पे
सारे बेचनी मेरे पास ही हैं, एक क्लास पहले पढ़ा था। अंडरराइटिंग कमीशन, Yes, sir. Right. शेयर इशू करने के टाइम जो कमीशन देते हैं अंडरराइटिंग कमीशन कहते हैं। यस सर। डिस्काउंट इशू करने में जो कमीशन दे रहे हैं वो भी अंडरराइटिंग कमीशन कहलाता है। डिस्काउंट अगर हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पर तो भी एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया कंपनी के लिए। ये छठा क्यों नहीं है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर? क्योंकि वो अलाउड नहीं है, तब भूल गया ना है। शेयर इशू के जब पढ़ाया था कि शेयर इशू पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है, डिस्काउंट पे भी होता था। 2013 जो एक्ट आया कंपनी एक्ट का, उसमें डिस्काउंट पर बंद कर दिया। उसके बाद से हमारा 1/3 सिलेबस कम हो गया। ठीक है, Yes, sir. इसलिए वो छठी आइटम नहीं, 2013 से पहले छठी आइटम भी थी। ठीक है जी, Yes, यस sir. सर। नोट भी करो उसको। तो बंद क्यों हुआ वो? डिस्काउंट इशू होते ही नहीं थे प्रैक्टिकली, इससे हटाई दिया उसको। मैं बताया प्रैक्टिकली 10 रुपए का शेयर 1500 2000 में इशू होता है, 10 रुपए का शेयर प्रैक्टिकली, तो ये पोजीशन है। डिस्काउंट का तो सवाल ही नहीं उठता, इसलिए हटाई दिया उसको। नहीं, एक्ट का पर्पस ये होता है जो चीजें प्रैक्टिकली हो नहीं रही उसको लॉ से हटाई जाए, जो चीजें प्रैक्टिकली हो रही उसको लॉ में ऐड किया जाए। थर्ड पॉइंट का डिटेल वर्जन है, ये आपको ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट के अंदर ये 5 आइटम बेसिकली। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा सर? एमसीक्यू में लिखा होगा एसपीआर कैन नॉट बी यूज्ड, कैन नॉट बी यूज्ड। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, 4 में से 3 तो इन्हीं में से होंगे, एक कोई भी अलग सा होगा, वो अलग वाला आंसर है। Yes, sir. इस चैप्टर के बाद बस 2 चैप्टर रह जाएंगे आपके थर्ड बुक के। होमवर्क का सिलेबस था ना, होमवर्क का एमसीक्यू पर आ जाएंगे, फिर पार्टनरशिप के दोबारा से सारे। सर जब सिलेबस खत्म होगा तो रिवीजन स्टार्ट हो हाँ जाएगा। जी, हाँ जी। उसमें सिर्फ एमसीक्यूज ही होंगे यहाँ पे? हर टाइप का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन कराऊंगा और एमसीक्यू। Second discount in issue of debenture. डिस्काउंट ऑन इशू के ऑन है ना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लास्ट वाला। तो गुडविल भी आ रहा था अपन। हाँ जी, गुडविल। हाँ गुडविल भी आ रहा है, गुडविल हो चुका है हमारा। चार चैप्टर हो गए मतलब बुक 1 के 2 3 4 5। Yes. नोट कर लिए, चलने बढ़े आगे। Yes, sir. शेयर इशू करना मतलब पैसा पब्लिक से लेना, शेयर रिडीम करना मतलब पैसा पब्लिक को वापस करना। Yes, sir. रिडम्पशन इट इज इक्वल टू रीपेमेंट ऑफ लोन। रिडम्पशन सर इक्विटी शेयर में नहीं होती, इक्विटी शेयर्स आर रियल ओनर्स। फर्म के अंदर कैपिटल रहेगी जब तक कंपनी रहेगी, जब कंपनी बंद होगी तभी कैपिटल का पैसा वापस मिलता है। ये चीज प्रोप्राइटरशिप में भी होती है, कैपिटल का पैसा तभी वापस मिलता है जब प्रोप्राइटरशिप बंद हो जाएगी। ऐसे पार्टनरशिप में, ऐसे ही कंपनी में। प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स ये रिडीम करते ही जाते हैं जितने भी टाइम के लिए इशू हुआ, 10 साल 5 साल 20 साल, मैक्सिमम 20 साल आता है। ठीक, Yes, sir. अच्छा अब सुनिए ध्यान से। जैसे कि हमने अभी भी डिस्कस करा कि सर एक डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकता है। मतलब मान लीजिए 100 रुपए का डिवेंचर मैं इशू कर रहा हूँ 10% के इंटरेस्ट पे 20 साल के लिए। सुना ध्यान से, इस बात का मतलब क्या है? मतलब कंपनी पब्लिक से ये कह रही है कि आप हमें 100 रुपए दो, हम आपको हर साल 10 रुपए इंटरेस्ट देंगे और 20 साल के बाद आपका 100 रुपए वापस करो। ये मतलब है इसका। Yes, sir. डिवेंचर मतलब लोग और पब्लिक से ले रहे हैं, इंटरेस्ट देंगे हर साल और पैसा रिफंड कर देंगे पर्टिकुलर पीरियड के बाद। लेकिन लोग कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, डिवेंचर्स कम लोग ले रहे हैं, तो ऐसे केस में कंपनी क्या ऑफर कर सकती है?
10 रुपए का डिस्काउंट है मान लीजिए। अब सुनना पब्लिक, कंपनी क्या कह रही है? कंपनी कहती है कि आप लोग हमें सिर्फ 90 रुपीज दो, हम ऐसा मानेंगे कि आपने 100 रुपए दिए, आपको इंटरेस्ट भी 100 पर देंगे और रिफंड भी 100 करेंगे। तो पब्लिक का डबल डबल फायदा है, एक तो इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल, दूसरा पैसा बढ़ के मिल रहा है। Yes, sir. क्योंकि प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लोग क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं क्योंकि उससे रेवेन्यू इनकम भी होती है, रेंट की, और कैपिटल इनकम भी होती है, हमारा पैसा बढ़ता है, एप्रिसिएट करता है। इसके अलावा कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। यहाँ पे डबल इनकम हो रही है, करंट की इनकम भी हो और लॉन्ग टर्म इनकम भी हो। इसमें लोगों को दोनों इनकम मिल रही है। मान लो 9 लाख रुपए लगाए तो 10 लाख में मिल जाएंगे और इंटरेस्ट भी मिलेगा। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. तो कुछ लोग बढ़ेंगे इससे, थोड़ा और लोग शेयर्स डिवेंचर अप्लाई करेंगे, लेकिन मान लीजिए अभी भी कम एप्लीकेशन आ रही है, जितनी हम चाह रहे हैं उतनी नहीं आ रही। तो कंपनी के पास एक और स्कीम है, ध्यान से देखो क्या। रिडम्पशन पे प्रीमियम 5 रुपए। मतलब कंपनी इसमें क्या कह रही है पब्लिक को कि आप लोग हमें 90 रुपीज दो, क्योंकि 10 रुपए का डिस्काउंट है, हम ऐसा मानेंगे कि आपने हमें 100 दिए, आपको हर साल इंटरेस्ट मिलेगा 100 रुपए का टाइम में 10 रुपए। जब रिफंड करने का टाइम आएगा तो आपको 100 प्लस 5 105 रुपए वापस करें, 5 रुपए एक्स्ट्रा देंगे रिडम्पशन। समझ आ रही है बात? तो लोगों को जिसने 90 रुपए लगाए थे उसको 105 रुपए मिले और इंटरेस्ट मिलेगा 100 का। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. अच्छा, रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है कि लॉस? Loss. कंपनी के लिए लॉस है। इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए हम एसपीआर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट ये बता, ठीक है जी? जो इश्यू के टाइम प्रीमियम हो वो कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, उसका नाम होता है एसपीआर। और रिडम्पशन के टाइम जो प्रीमियम हो वो कंपनी के लिए लॉस होता है, उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए हम एसपीआर का यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेएबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर। मैंने इक्विटी शेयर में लिखा हुआ क्योंकि इक्विटी शेयर रिडीम नहीं होते, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर दो चीजें लिखी हुई है। समझ में आ गई बात? Yes, sir. ध्यान से सुने। तो एबीसी 3 पार्टनर है, पार्टनरशिप हम चला रहे हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। अब इन्हें कोई ब्रांच खोलनी है, उसके लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है। इनके पास 2 ऑप्शन है, तो इनका फ्रेंड है मिस्टर डी, इसको पार्टनर बना लें या फिर बैंक से लोन लेना है। उन्होंने लोन के लिए अप्लाई करा लेकिन लोन रिजेक्ट हो गया। तो उनमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज देखी जाएंगी, कितना अमाउंट चाहिए, कितने आपका पहले, कितने 3 साल में कितनी आपने सेल करी है, कितनी आपकी एसेट्स है, क्या आप सिक्योरिटी पर दे दो, ये सारी चीजें देखते हुए लोन दिया जाता है। लोन पास नहीं हुआ था किसी वजह से, तो अब ये मिस्टर डी के पास अपने फ्रेंड के पास गए कि भाई तू पार्टनर बन जा, पैसा लगा ले। डी कहता है मुझे नॉलेज नहीं है तुम्हारे काम की, मैं स्लीपिंग पार्टनर बन जाऊंगा, पैसा लगाऊंगा, कहीं प्रॉफिट का शेयर कम कर लूँ। सभी एग्री। डी से पैसा ले लिया, पैसा बिजनेस के अंदर लगा दिया। अब 2 साल हो गए इस बात को, प्रॉफिट अच्छा खासा कंपनी में चल रहा है। अब स्पेयर पैसा है कंपनी के अंदर, कंपनी का भी आता है सैचुरेशन पॉइंट जिसमें और ग्रोथ का स्कोप नहीं होता, टॉप लेवल पे पहुंच चुकी होती है कंपनी। अब ध्यान से सुनना, एबीसी मिलकर डिस्कस करते हैं। यार हमने मिस्टर डी को पार्टनर बना लिया, उस टाइम पैसों की रिक्वायरमेंट थी, अब प्रॉफिट के लिए 4 हिस्से होते हैं। अगर डी को हम फर्म से मतलब निकाल दें, अब पार्टनर ना रहे डी सपोज, तो प्रॉफिट सिर्फ हम 3 लोगों में ही बटेगा। Yes. तो बहुत हमारी बिजनेस के लिए बहुत सही रहेगा। तो मिस्टर डी से बात करते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि अब तुम पार्टनर ना रहो, आपका जितना भी हिस्सा बनता है, जितना आपने पैसा लगाया था 2 साल में, जितना प्रॉफिट हुआ वो आपके कैपिटल में ऐड हुआ, मतलब जो भी जेन्युइन आपका पैसा बनता है उतना पैसा आप ले लो हमसे और आप फर्म से चले जाओ, अब हम 3 ही पार्टनर रहना चाहते हैं। ऑफ कोर्स डी मना कर सकता है, लेकिन सपोज डी एग्री है इस बात में, डी अगर एग्री है तो हमने पैसा हिसाब डी का कर दिया और अब 3 पार्टनर कंटिन्यू। समझ आ रही है बात? अब सेम काम मुझे अगर कंपनी में करना, ये सेम काम मुझे कंपनीज में करना, तो सुनिए ध्यान से। मान लीजिए इस साइड बच्चे बैठे हुए, ये हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी को और पैसों की जरूरत पड़ी, कंपनी ने और शेयर्स इशू करे। अभी जो स्लो वाले बच्चे हैं इन्होंने शेयर सब्सक्राइब कर लिए, अब ये नए शेयर होल्डर्स, कंपनी ने पैसा लगाया, कंपनी ग्रो कर रही है अच्छा खासा, अब कंपनी के पास स्पेयर पैसा है, तो कंपनी क्या करे कि जो बाद में शेयर होल्डर्स आए थे, कंपनी सुन साहब ध्यान से, कंपनी मार्केट में एज अ इन्वेस्टर बन करके जाती है और कुछ लोगों से शेयर्स परचेज कर लेती है मार्केट रेट पर।
और उन्हें कैंसिल कर देते हैं। उससे क्या होगा कि नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम हो जाएंगे, तो फ्यूचर में जितना प्रॉफिट बटेगा वो कम लोगों में बटेगा, तो ज्यादा बटेगा पर हेड। ठीक, कंपनी इन्वेस्टर बन करके, मान लीजिए इन्वेस्टर बन करके मैं इनके पास गया, या आपके पास हमारी कंपनी के शेयर हैं और आप वो शेयर दे दो मार्केट प्राइस पे, मैंने उनको पैसे दिए, उनके शेयर सर्टिफिकेट दे दिया, वो सर्टिफिकेट मैंने फाड़ दिया, मतलब कैंसिल कर दिया वो शेयर। समझ में आ रही है बात? अब ऐसे में जब कंपनी शेयर खरीदती है तो मार्केट रेट से खरीदती है। फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू है 10 रुपए और मार्केट वैल्यू है 14 रुपीज। इस केस में कंपनी को 4 रुपए का तो लॉस दिख रहा है, क्योंकि 10 रुपए का शेयर को खत्म करने के लिए कंपनी को 14 रुपीज पे करने पड़ रहा है। कंपनी को लॉस हो रहा है 4 रुपए। Yes, sir. इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए स्पेयर यूज करते हैं। पॉइंट नंबर पढ़े जी, क्या नाम है इसका? बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स। कंपनी खुद की ही कंपनी के शेयर्स दोबारा से खरीद लेना और फिर उसे कैंसिल कर देना। उस केस में जो लॉस होता है उसको राइट ऑफ करने के लिए स्पेयर यूज करते हैं। देखिए टर्म का एक चैप्टर बना हुआ है चैप्टर ग्रेजुएशन में, जैसे बोनस पे एक अलग चैप्टर है, रिडम्पशन पर अलग चैप्टर है, बायबैक पर अलग चैप्टर है। खैर आते हैं 12th क्वेश्चन पर। कंपनी की पेड अप कैपिटल है 60 लाख रुपीस और एसपीआर है 15 लाख रुपीस। मैनेजमेंट डज नॉट वांट टू कैरी ओवर दिस बैलेंस। ऑब्वियसली एसपीआर की बात कर रहे हैं क्योंकि शेयर कैपिटल का बैलेंस तो कैरी हो गई होगा, वो तो ऑप्शन ही नहीं। स्टेट द पर्पस फॉर व्हिच दिस बैलेंस कैन बी यूज्ड। तो क्वेश्चन में ऐसी केस बना दी फालतू का, जितने हमारे इतने शेयर हैं इतने एसपीआर। क्वेश्चन सीधी सी बात यही पूछ रहा है कि बताओ एसपीआर के कौन से 5 यूज। ठीक है, ऊपर वाला आंसर लिखा है इसमें। 13th क्वेश्चन, कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से इशू ऑफ शेयर जो प्रीमियम पे करते हैं उसके क्या प्रोविजंस लिखे हुए हैं, क्या लॉ में लिखा हुआ है, उसके बारे में बताओ। अगेन 5 पॉइंट है। टेंथ में क्वेश्चन 10 को भी रेफर कर रहा है। 11th 14th क्वेश्चन, कॉल्स इन एडवांस किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्स इन एडवांस? इसके क्वेश्चन कम है क्योंकि प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत कम होता है। पहले वाला केस में पैसा मंगाया, अगले वाले केस में पैसा आ गया। ये वाला केस देखो जी, हमने एप्लीकेशन का पैसा मंगाया आ गया, अलॉटमेंट का पैसा मंगाया, सामने वाले ने अलॉटमेंट का भी दे दिया, ये वाला भी दे दिया। कॉल्स इन एडवांस किसे कहते हैं जी? एडवांस में पैसा मिल जाना। जब कंपनी शेयर इशू करेगी तो प्रोस्पेक्टस में ये बात लिखी होगी कि कंपनी एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी एडवांस। कंपनी मना भी कर सकती है कि एडवांस पैसा नहीं ले रहे, जितने मंगाए गए उतने ही दो। तो ये प्रोविजन भी हो सकता है कि अगर एडवांस देना चाहें तो दे सकते हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट पे मिलेगा। कल कॉल्स इन एडवांस पढ़ें। Calls in advance refers to the amount paid by the shareholder in excess of the amount due from them. जितना पैसा मंगाया था उससे ज्यादा पैसा आ गया, वही है calls in advance। अगला है calls in advance, बिल्कुल उल्टा कर दें। जितना पैसा मंगाया उससे कम आया, Yes, sir. ये वाला केस हो गया। Yes, sir. कल लिखा है जिसके अंदर calls in arrears refers to the part of capital which has been called, जो पैसा मंगा लिया but not yet been paid, जब पैसा नहीं आया है उसे कहते हैं कि calls in advance तो arrears। 16th क्वेश्चन में कंपनी एक्ट के अंदर रेट दिया हुआ है पहले से, कॉल्स इन एडवांस पे 12% है। क्वेश्चन 17, कॉल्स इन एरियर्स पे 10% है। आपको क्या क्या याद करना है? एक तो टेबल एफ, इसको अंडरलाइन करके इसको याद करना है आपको। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कौन सी टेबल में रेट दे रहा है। कंपनी एक्ट का जो लॉ है उसके अंदर काफी सारी टेबल्स दे रखी हैं, हर चीज की अलग अलग, जैसे डिडक्शन का रेट क्या हो उसका अलग टेबल है, एडवांस वगैरह का रेट क्या उसका अलग टेबल है। तो टेबल नंबर एफ उसका नाम है, उसके अंदर रेट मेंशन है कॉल्स इन एडवांस के और एरियर के। एडवांस वाले पे 12 है, एरियर वाले पे 10 है। तो एग्जाम में ध्यान नहीं रहता कि 10 किस पर था 12 किस पर था, तो याद रहता 2 रेट थे 10 और 12, लेकिन एडवांस वाले पे 10, एडवांस वाले पे 12, ऐसा ध्यान नहीं रहता। तो ध्यान रखने का तरीका ये देखो, कंपनी को इंटरेस्ट देना ज्यादा है, लेना कम।
कॉल्स इन एडवांस पर कंपनी इंटरेस्ट देगी, Yes, sir. कॉल्स इन एरियर्स में कंपनी इंटरेस्ट लेगी। Yes, sir. तो इंटरेस्ट देना ज्यादा है और लेना कम, Yeah. ठीक। अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर जब कंपनी अपनी बुक इशू करेगी तो उसमें अलग रेट मेंशन कर सकती है, कंपनी के पास अथॉरिटी है। नहीं मेंशन किए तो लॉ वाला रेट चलेगा। तो पार्टनरशिप एक्ट में भी ऐसा ही था कि डीडी में जो मर्जी लिख दो, नहीं लिखा तो लॉ को फॉलो करेंगे। तो तीन चीजें याद रखनी है आपको, दोनों चीजों के रेट और टेबल नंबर एफ जो उसका नंबर। 18 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है सर कि अगर कंपनी के पास ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ जाएं तो कंपनी के पास कौन सी दो ऑप्शंस होते हैं। कंपनी के पास अगर ज्यादा एप्लीकेशन आ जाएं तो कंपनी के पास कौन से दो ऑप्शन होते हैं। Access to reject and then access of amount. देखो ध्यान से, एग्जांपल के लिए देखिए, कंपनी ने 6000 शेयर्स इशू करने हैं और इन्होंने 3000 के लिए अप्लाई करा, इन्होंने 3 के लिए अप्लाई करा, इन्होंने 3 के लिए अप्लाई करा। टोटल एप्लीकेशन आ गई 9000, Yes, sir. लेकिन शेयर इशू करने सिर्फ 3000, सिर्फ 6000, 3000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है। उनके पास एक ऑप्शन तो ये है कि भाई सी को मना कर दें Yes, sir. या फिर बी, या मतलब किसी एक को मना कर दें। एक ऑप्शन तो ये है रिजेक्ट करना, दूसरा ऑप्शन ये है कि सभी को कह दिया भाई 3 की जगह 2 मिलेंगे आपको। ये भी तरीका सही है, Yes, sir. किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहे। इसको बोलते हैं प्रो राटा, प्रोपोर्शनेट रेट से हम शेयर्स अलॉट करते हैं। प्रोपोर्शनेट रेट से प्रोपोर्शन निकाला जाएगा इसका, उस हिसाब से रेट शेयर्स अलॉट करना है। ठीक है जी, मतलब फॉर एग्जांपल देखो हमें शेयर अलॉट करना है 6000 और एप्लीकेशन आई 9000, तो ये 0.66 ये प्रोपोर्शनेट निकल गया। तो आपको इस प्रोपोर्शन से मिलेंगे शेयर्स। मतलब मैंने 3000 शेयर्स अप्लाई करा तो 3000 का 0.66 2000 होता है, तो 2000 शेयर्स मिले। ठीक है जी, Yes, दो sir. तरीके हो गए फोर्स सब्सक्रिप्शन को हैंडल करने के, टैकल करने के। रिजेक्ट करना या प्रोपोर्शनल रेट से शेयर्स अलॉट करना। 19 क्वेश्चन कह रहा है जी कि रिजेक्शन के अलावा कोई और तरीका बताओ जो ओवर सब्सक्रिप्शन में हम इस्तेमाल कर सकें। पहला तो प्रो राटा, Yes, sir. दूसरा कुछ को रिजेक्ट कर दो बाकी को प्रो राटा दे दो। जैसे हमारे काफी सारे शेयरहोल्डर्स हैं, कुछ को रिजेक्ट ही कर दिया हमने, अब भी बहुत सारे बच्चे हैं उनको प्रो राटा कर दिया। तो सेकंड में क्या लिखा हुआ है, इस एक्सेप्ट करना सम एप्लीकेशन इन फुल, बाकी को अलॉट कर लेना, या कुछ को रिजेक्ट कर देना बाकी अलॉट कर लेना। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Take over some. देखिए जैसे ये एग्जांपल इसमें जो इसमें लिखा हुआ है, इस समय मैंने इसको 3000 पूरे शेयर दे दिए। अब मुझे टोटल 6 देने थे, 3 इसको दे दिया, 3 ही बचे मेरे पास, 1500 इसको दे दिया, 1500 इसको दे दिया। तो रिजेक्ट किसी को भी नहीं करेगा मैंने, सब में प्रोराटा भी नहीं करा, कुछ को फुल्ली एक्सेप्ट कर लिया और कुछ को प्रोराटा करा। चलिए जितना करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास का टॉपिक